सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के तत्पुरुष समास के प्रकरण में 14वीं लाइव कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। जो भी महानुभाव लघु सिद्धांत कौमुदी के संपूर्ण समास प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं, वे सभी महानुभाव, यह लघु सिद्धांत कौमुदी है मित्रों, इसके अंदर कई प्रकरण हैं, उसमें एक समास प्रकरण है। तो उस समास प्रकरण को पढ़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके वहां पर कोर्स को खरीद करके अपने घर पर ही आराम से पढ़ सकते हैं। आइएगा मित्रों, तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे थे। तो तत्पुरुष समास में हमने कुछ पढ़ लिया है और कुछ हमको पढ़ना बाकी है अभी। ये हमने ये वाला सूत्र आपको पढ़ा दिया था द्वितीय तत्पुरुष समास का। ये वाला सूत्र हमने गत कक्षा में पढ़ा था। और मित्रों, ये हम आपको बतला देना चाहते हैं कि आगे ये तत्पुरुष के अधिकार में जैसे द्वितीय का समास होता है, द्वितीयांत, तो वो द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है, और तृतीया के साथ होता है तो तृतीय तत्पुरुष कहलाता है। तो द्वितीय का हमने पूरा पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे तृतीय तत्पुरुष को। ठीक है, ये सभी तत्पुरुष ही हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, सभी तत्पुरुष समास ही हैं। आइएगा, सूत्र लेते हैं सबसे पहले। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन। ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 30वां सूत्र है। तो इसके अंदर समास, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है, इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देकर के सुनना पड़ेगा, और जो भी मैं बताऊंगा उसको वहां ध्यान से देखना है और उस पर मनन करना है। ठीक है, इसका हम पहले पदच्छेद विभक्ति देख लेते हैं। यहीं पर ये तृतीया आपका प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, और फिर इसके अंदर पद हैं आपके तत्कृत। ये क्या है? लुप्त तृतीयांत है, लुप्त तृतीया। ये लुप्त तृतीया है, अर्थात तृतीया यहां पर है परंतु दिख नहीं रही है। तो इस प्रकार से ये तत्कृतेन होना चाहिए था, परंतु महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर तृतीया विभक्ति जो टा है उसका लुप करके ही पढ़ा हुआ है, पर अर्थ तृतीया का आएगा। फिर है अर्थेन। अर्थेन में तृतीया विभक्ति एक वचनांत। गुणवचनेन, फिर है आपका गुण वचनेन, ये भी तृतीया विभक्ति एक वचनांत है। ठीक है, तो इसके अंदर 4 पद, ये आपके 4 पद हो गए। एक तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचनांत, तत्कृत लुप्त तृतीया एक वचनांत, अर्थेन तृतीया विभक्ति एक वचनांत, गुणवचनेन तृतीया विभक्ति एक वचनांत। ये तो इसका पदच्छेद हो गया मित्रों। अब इसके अंदर समास है, समास को हमें देखना है। आइएगा,
अब हम समास को देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कोई समास नहीं है, तत्कृत के अंदर समास है और गुणवचनीन के अंदर समास है। तो तत्कृतेन का अर्थ, तत्कृत में समास होगा तेन, अर्थात यहां कोष्ठक में लिखता हूं तेन, तेन का अर्थ है तृतीयार्थेन, ठीक है, तृतीयार्थेन कृतम तत्कृत, ठीक है, तत्कृत, ये तत्कृतेन होना चाहिए था वास्तव में, पर महर्षि पाणिनि के निर्देश के अनुसार हम लोग तृतीया पढ़ रहे हैं, तत्कृत। ये कौन सा समास हुआ आपका? तृतीया तत्पुरुष। इसी सूत्र, इसी से ही समास होता है इसमें भी, तृतीया तत्पुरुष समास इस पद के अंदर हुआ है, ठीक है। तत्पुरुषाः, ठीक है, तृतीय तत्पुरुष समास हुआ है तेन कृतम तत्कृतम। अभी इसमें अर्थ में हम समझेंगे। तेन, तेन माने ये जो तृतीयांत पद है उस अर्थ के द्वारा, माने उसके, उस पद के अर्थ के द्वारा ही निर्मित बना हुआ क्या कहलाता है? तत्कृत, ठीक है। तेन तत्कृतेन ऐसा आएगा लौकिक विग्रह में। अच्छा, ये हमने ये कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको देख लिया। अब एक समास इसके अंदर और है, इसका समास आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। गुण वचन हो गए, गुणम उक्तवान इति गुण वचनम तेन गुणवचनेन, ठीक है। ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष। और ये भी उपपद तत्पुरुष समास है। ये अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास। ये उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। अब यही मैं आपको समझा देता हूं, फिर अर्थ में समझाऊंगा। गुण आप जानते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी, ठीक है। और गुण और उक्तवान का अर्थ है कहा, भूतकाल में कता प्रत्यय है, तो भूतकाल के अर्थ में यहाँ पर ये वचन शब्द बना हुआ है, ये वचन से लुट प्रत्यय हुआ है। ये वास्तव में होता तो सब भाव आदि में है, परंतु यहाँ पर कृत लुटो बौलम से क्या है, ये भूतकाल में हुआ है। तो मित्रों, अब इसका गुणम उक्तवान माने जिस गुण को जिसने कहा, माने ऐसा शब्द जिसने पहले गुण को कहा, क्वालिटी को कहा, अर्थात पहले कहा तो अब नहीं कहता है। अब किसको कहता है? अब वो गुणी को कहता है, वो गुण है जिसका, उसको कहता है। तो गुण वचनम का अर्थ हुआ गुणी को कहने वाला, अर्थात गुणवान को कहने वाला। गुणवान का अर्थ है जैसे ठंडा गुण है जिसके अंदर, वह उसको कहेगा, तब गुणवान उसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे विद्यावान माने विद्या गुण है जिसके अंदर, रूपवान रूप गुण है जिसके अंदर, तो उस अर्थ में ही माने अब वो गुणी को कहेगा, गुण को नहीं कहेगा, तब इस सूत्र में घटेगा, इस सूत्र से समास होगा। ये मोटा सा आपको मैंने अभी इतना समझाया है। अब आपको इसमें अर्थ में और उदाहरण में समझना होगा। चलिए देखिएगा, आचार्य वरदराज महाराज जी ने इसका उदाहरण दिया, तृतीयांतम, तृतीयांतार्थ कृत गुणवचनेन अर्थेन च सह वा प्रागवत। समझा गया? सरल अर्थ है इसका। कहते हैं कि तृतीयांतम, तृतीयांत कोई भी सुबंत, ठीक है,
और फिर कैसे समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है वो यहां समझना है। दो प्रकार के अर्थात एक तो अर्थ शब्द है, अर्थ शब्द अपने आप में अलग है। एक तो अर्थ शब्द के साथ में तृतीया सुबंत समास को प्राप्त होता है, और कहते हैं दूसरा क्या है कि तृतीयांतार्थ कृत गुण वचनीना, इसका समझना है। तृतीयांतार्थ माने तृतीयांत कोई शब्द है उसके द्वारा, माने उसके द्वारा जो बना हुआ है उसको कहने वाला शब्द, और वो कैसा होना चाहिए, गुणवचन माने गुणी, क्या होना चाहिए, गुणी माने गुणी को कहने वाला, उसके साथ विकल्प से समास को प्रागवत माने समास को प्राप्त हो जाता है। प्रागवत क्योंकि पहले समास का प्रकरण चल रहा है, पहले जैसे समास का वैसे प्रागवत कह देंगे, तो प्रागवत का माने समास को प्राप्त हो जाता है विकल्प से। अब आपको उदाहरण में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इसका उदाहरण दिया है शंकुलया खंडः शंकुला खंडः, ठीक है, शंकुलया खंडः शंकुला खंडः, ये देखिएगा। तो शंकुलया खंडः, शंकुला बोलते हैं जो सरौता, माने जैसे आम है, नींबू है, उसको अचार आदि के लिए काटने के लिए जो सरौता होता है ऐसे उसमें रख देते हैं और ऐसे दबा देते कट जाता है, उस सरौते को कहते हैं शंकुला। तो शंकुलया खंडः, तो खंडः यहाँ खंड शब्द के दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं, दो अर्थ होते हैं। एक खंड शब्द का अर्थ होता है, ये देखिएगा, ये खंड का अर्थ होता है एक टूटना, क्या, टूटना, भेदन, और एक खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, क्या, ये टूटना, और दूसरा क्या अर्थ होता है, टुकड़ा। ठीक है, टुकड़ा, दो अर्थ है। टूटना ये क्या है, ये गुण है, ये टूटना गुण है। ये टूटना किसी के अंदर रहता है, अर्थात किसी वस्तु का ही टूटना होगा, टूटना अपने आप में कुछ नहीं टूटना, तो टूटना गुण है। और ये टुकड़ा माने जब टूटना किसी वस्तु के अंदर आ जाता है, टूटना मतलब तो टूट जाना किसी वस्तु के अंदर आ जाता है, पदार्थ के अंदर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम खंड। ठीक है, खंड मानिएगा, मैं आपको अभी सरल एग्जाम्पल देता हूं। ये देखिएगा, ये एक पेपर है, ठीक है, अभी ये ठीक है पूरा एक है, अब हमने इसको टूटना क्रिया कर दी, तो अब ये खंड बन गए। ठीक है, ये एक खंड हो गया, ये एक खंड हो गया। तो ये टूटना क्रिया जिनके अंदर है, इनके अंदर तो है, दोनों के अंदर, तो ये टुकड़ा हो गए, ये खंड हो गए। और ये टूटना, इसका जो फटना, अलग अलग होना, ये क्या है, गुण। और ये गुण रहता है जिनके अंदर, टुकड़ों के अंदर है। ये टूटना किसका हुआ है, इनका हुआ है। तो इन टुकड़ों और ये खंड शब्द के द्वारा ही कहे जाते हैं। ठीक है, खंड माने टूटना अथवा खंड माने टुकड़ा, दोनों का यही अर्थ होता है। तो यहां पर जो अर्थ लेना है वो किस अर्थ, किस वाचक का लेना है, टुकड़ा वाचक का। जब टुकड़े को कहेगा तब समास होगा, और जब गुण को कहेगा, टूटने अर्थ मात्र को कहेगा, तो नहीं होगा। तो उसी को कहा शंकुलया खंडः शंकुला खंडः, माने सरौत के द्वारा किया गया टुकड़ा, माने आम के टुकड़े हो गए या नींबू के टुकड़े हो गए, काटते हैं आचार के लिए, तो वो, तो शंकुला खंडः। अब ये जो खंड किया गया है वो क्या कहा था, तृतीयांतार्थ कृत। इस तृतीयांत जो पद है उसके द्वारा ही किया गया होना चाहिए। उस शंकुला माने सरौता के द्वारा ही टुकड़ा किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो खंड किया गया है वो किसी कुल्हाड़ी आदि से किया गया हो और समास आप करें इसका, तो नहीं होगा। जिसके द्वारा खंड किया गया है तदवाची शब्द के साथ ही खंड शब्द का समास होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
वही का तृतीयांतार्थक कृत, माने जिसके साथ तृतीयांत शब्द के साथ समास कर रहे हैं हम, उसके द्वारा ही निर्मित वो खंड होना चाहिए। तो शंकुला खंड, तो इसमें सरल है। अब आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। शंकुला, ये तो मैंने लौकिक विग्रह दिखला दिया, ये लौकिक विग्रह दिख रहा है आपको, और अब अलौकिक विग्रह में हम समास कर देंगे, यहीं पर कर देते हैं। जैसे शंकु कुला और टा, ये टा आ गया आपका, और ये खंड, खंड सु, समास हो गया सूत्र से। समास होने पर क्या हुआ, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से हाँ, वो कृतद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, गलती से निकल गया। तो कृतद्धित समासाश्च से क्या हुई, प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से क्या हुआ, लुक हो गया, लुक हो गया। तो अब ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा, देखिएगा शंकुला खंड, ये बन गया शंकुला खंड, मिला दिया, एक पद हो गया। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा, तत्पुरुष समास है, और शुरू में हमने परिभाषाएं बता दी थी। जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद के अर्थ की। क्या कहा, उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुषः। तो शंकुला खंड, शंकुला खंड का अर्थ है शंकुला के द्वारा किया गया टुकड़ा, टुकड़े को कह रहा है। तो टुकड़ा किसका अर्थ है, खंड का। तो खंड शब्द का इस समास में अर्थ प्रधान है, शंकुला के साथ उसका संबंध है मात्र। तो शंकुला खंड, यहाँ स्वादि उत्पत्ति कर देंगे पूर्व के समान, ठीक है। रुत्व विसर्गादि होकर के क्या बन जाएगा आपका, शंकुला खंडः, ठीक है। ये बन गया आपका शंकुला खंडः। ये तो आपका ये मैंने क्लियर कर दिया, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर बतला देता हूँ। तृतीयांत पद का समास होता है कब, गुण वचन, अर्थात पहले जिसने गुण को कहा था गुणी को कहता है, तब गुणी के साथ ही होगा। दूसरा वो जो गुणी है वो तृतीयांत के द्वारा, तृतीयांतार्थ में तृतीय पद के तृतीयांत जो पद है उसका जो अर्थ है उसके द्वारा जो निर्मित कोई पदार्थ है उसको कहने वाला जो शब्द है, उस शब्द के साथ में वो शब्द कैसा होना चाहिए, गुणी शब्द। तो उसके साथ में समास को प्राप्त होता है विकल्प से। पक्ष में ये भी रहेगा शंकुला, शंकुलया खंडः ऐसा भी बोल सकते हैं, और शंकुला खंडा भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, तब ये समास होगा, ठीक है। चलिएगा, अब आया धान्येन के साथ में। तो धान्येन के साथ में समास यहाँ दिखा, धान्येन अर्थो धान्यार्थः, सरल है। लौकिक विग्रह दिखाई दिया, अलौकिक में क्या होगा, धान्य और टा और अर्थ सु, ठीक है। हाँ, अर्थ सु समास हो गया इससे, धान्य शब्द का, धान्य शब्द के साथ अर्थ का। तो ये कृतज्ञ समासा, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो, और फिर लुक आदि होकर के पूर्वत, ये सब हो गया आपका। क्या बचेगा, धान्य और अका सवर्ण दीर्घ लग के धान्यार्थ, ये बन गया। और स्वादि उत्पत्ति पूर्वत होकर के रुत्व विसर्गादि होकर के क्या बनेगा आपका, धान्यार्थः, ठीक है। तो धान्यार्थः माने धान्य के लिए, माने अनाज के लिए जो, इसका के लिए अर्थ में आता है ये अर्थ शब्द यहाँ पर, के लिए जो भी कुछ होगा, धान्य को रखने के लिए जो कुसूल होता है, जो क्या होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, पहले जमाने में कोठी बोलते थे और संस्कृत में कुसूल बोलते थे, ठीक है। तो अर्थात धान्य को रखने के लिए जो पात्र, तो ये आपको यहाँ पर ये उदाहरण दे दिया इन्होंने, धान्यार्थो धान्यार्थ, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे आप मित्रों, ये वार्तिक है, वार्तिक को हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो सिद्धांत कौमुदी का विषय है, कि यहाँ पर धान्यार्थ माने धान्य को रखने के लिए कोई
जो कोठी है यदि वो पुल्लिंग है तो धान्यार्थः बनेगा। यदि कोई स्त्रीलिंगवाची शब्द है जिसमें धान्य आदि रखा जाता है तो उसमें फिर स्त्रीलिंग को आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धान्यार्था। इसी को स्त्रीलिंग में ये राधान्यार्था, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। और नपुंसकलिंग को कहने वाला कोई शब्द है, जो पात्र है वो नपुंसकलिंगवाची है, तो फिर उसको धान्यार्थम ऐसा बनेगा। तो तीनों लिंगों में इसका ये प्रयोग होता है, इतना ही काफी है। अर्थ शब्द के साथ और नित्य समास होता है इसका, और सर्वलिंगता माने सारे लिंग, तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। और ये ध्यान रखेंगे, ये जो विग्रह दिखा दिया है ये मात्र दर्शनार्थ है, ये नित्य समास है, नित्य समास है। धान्येन अर्थ ऐसा प्रयोग नहीं मिलता, ठीक है। धान्यार्थम यही प्रयोग मिलेगा, धान्यार्थ ऐसा या धान्यार्थ, इसका ये नित्य समास है, अलग से कहा गया है, ठीक है। चलिएगा, तो यही बात इन्होंने यहाँ ये सारी दिखलाई है, ये जो सारा इन्होंने यही दिखलाया है, ठीक है। बहुत सरल ढंग से इन्होंने हिंदी में किया है, उसको मैंने आपको समझा दिया है। इन्होंने उदाहरण और दिए हैं धान्य शब्द के साथ में। पहले हम देखते हैं इन्होंने, हिंदी वालों ने कुछ और भी समास इसका दिया है, नहीं दिया है, ठीक है। अब अर्थ का ये देखिएगा, विद्या अर्थः विद्यार्थः, मतलब विद्या के लिए कोई भी वस्तु हो सकती है। पुण्येन अर्थः पुण्यार्थः, धनेन अर्थः धनार्थः, हिरण्येन अर्थः हिरण्यार्थः आदि भी बन जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये तो आपका ये हुआ। और भी कोई शंका आपको बचती है इसमें? समझ में आना चाहिए 100%। मैंने आपको जितना समझने की आवश्यकता थी उतना पूरा मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए, तो मित्रों ये आपका सूत्र, मैं आपको केवल आज इस कक्षा में यही सूत्र पढ़ाऊंगा अकेला, ठीक है। इसमें और फिर हम आगे का सूत्र लेंगे, ठीक है। कर्तकरणे किताबहुलम, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन प्रकरण है आपका समास का, ये 2-3 सूत्र हैं, इसको बाद में हम समझाएंगे अगली कक्षा में, ठीक है। चलिए मित्रों, क्योंकि इसके अंदर परिभाषा भी मेरे को समझानी होगी, और इसमें एक बात और कही, वो छूट ना जाए हमसे। अब इसमें ये कहा महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर तत्कृत क्यों पढ़ा है, तत्कृत इति किम, तत्कृत इति किम। तो यदि तत्कृत नहीं पढ़ते, ऐसा कह देते गुणवचनेन, केवल अर्थेन गुणवचनेन, तो क्या होता, यहाँ पर भी समास प्राप्त हो जाता अक्षणाकाणः। अक्षणाकाण में क्या है मित्रों, देखिए अक्षणाकाण, काण का अर्थ क्या है, काना व्यक्ति, माने काणत्व गुण है जिसके अंदर, उसको बोलते काणः, ठीक है। तो ये यहाँ कैसा है, गुणी, ये गुणी को कहता है, गुण को नहीं कह रहा है, वो कानापन है जिसके अंदर वह व्यक्ति क्या कहलाता, काणः। परंतु वो काना व्यक्ति है, क्या है, वो तृतीयार्थकृत नहीं है, क्या तृतीयांतार्थकृत नहीं है। आंख माने आंख के द्वारा काना, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसकी आंख ही काने, आंख के द्वारा तो नहीं बना, जैसे यहाँ पर शंकुला के द्वारा खंड हुआ है, ठीक है। वो काना बना है, अर्थात आंख में कोई छड़ी आदि लग जाने के कारण से उसकी आंख फूट गई है, ठीक है। इसलिए क्या है, आंख से वो काना है, आंख से काना है। तो यहाँ पर समास नहीं होगा, क्योंकि तत्कृत नहीं है, वो काना आंख के द्वारा नहीं बना, ठीक है। आंख में कोई विकृति आई है, वो दंड आदि से या किसी के, उसके कारण से वो काना बना है। तो यहाँ पर आंख का जो अक्षी शब्द है उसका इसके साथ समास नहीं होगा, तत्कृत का पढ़ने का ये लाभ हो गया, ठीक है। अब आप कहीं ऐसा मत सोचना आंख से ही तो काना होता है, आंख के द्वारा नहीं, काना तो आंख के द्वारा ही होता है। क्या, काना तो आंख से ही, मन आंख में जिसके कोई कमी है वही काना व्यक्ति होता है, ठीक है। तो क्या है, आंख
में जो कमी आई है, न्यूनता आई है, जिस कारण से उसको काना कह रहे हैं, तो जिसके कारण से आई है, जिससे कारण से चोट लगी या कुछ भी हुआ, गिट्टी लगी या डंडा किसी ने मार दिया, वो उस कानेपन का कारण है, वो कारण है। ठीक है, वो तृतीयार्थ, वो तृतीया पद माना जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसा कर सकते हैं, मैं डंडा, इसका ये बनेगा ही नहीं, इसका प्रयोग ही नहीं है। पहली बात, हम क्यों बनाएं, तो इसका प्रयोग नहीं है, अर्थात अक्षी शब्द यहाँ अक्षी से निर्मित काणा नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ शंकुला से किया गया खंड, कुल्हाड़ी से किया गया खंड, खंड तो किसी से भी हो सकता है, परंतु यहाँ तो नित्य संबंध है। आंख जिसकी खराब है वो ही काना होता है, कान जिसका खराब होता है वो उसको काना नहीं बोलते। ठीक है, तो इसलिए जिसके द्वारा आंख में कमी आई है वो शब्द तृतीयांत होता तो समास हो सकता था गुणी के साथ, गुणी को कहने वाले शब्द के साथ। इसलिए तत्कृत का यहाँ पर लाभ मिल गया। तत्कृत नहीं पढ़ते तो यहाँ पर भी समास प्राप्त हो जाता, क्योंकि ये भी गुणी शब्द है, गुण को कहने वाला शब्द है। चलिए मित्रों, तो मित्रों इस कक्षा को हम यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में आपको मैं सूत्र बढ़ाऊंगा कर्तृ करणे कृता बहुलम। जो भी महानुभाव इन सभी कक्षाओं को पढ़ना चाहते हैं वे सभी महानुभाव इस व्हाट्सएप से संपर्क करें और इस ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें। इस ऐप पर आपको बहुत पढ़ने की संस्कृत की सामग्री निःशुल्क भी दी जाती है और कुछ शुल्क वाली सामग्री है। ये समाज की कक्षाएं सशुल्क हैं, तो इनको शुल्क देकर के आप वहां पर अपने आप पढ़ सकते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।